हम पढ़ रहे हैं 7 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। 4 हमने पढ़ लिए हैं, कुछ आगे हमने अभी पढ़ने हैं। देयर आर 7 इन टोटल नंबर। तो अभी हम पढ़ेंगे 5वां प्रिंसिपल, जो ये स्टेट करता है एवरीथिंग चेंजेस, यानी पक्का क्या है कि सब कुछ बदल जाएगा। द ओनली थिंग परमानेंट इन वर्ल्ड इज दैट इट विल चेंज। नथिंग मोर परमानेंट इन दिस वर्ल्ड दैन चेंज। परिवर्तन होना ही होना है, हमारा वर्ल्ड जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। और ये जो चेंजेस हैं इनको हम 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, लीनियर चेंजेस, साइक्लिक चेंजेस एंड रैंडम चेंजेस। कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो साइक्लिक होती हैं, यानी चक्र में चलती हैं, कुछ लीनियर होती हैं, एक लाइन में चलने वाली, और कुछ रैंडम यानी अचानक से होने वाली। लीनियर चेंजेस का एग्जांपल बड़ा कॉमन है, जैसे एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज है। हमें मालूम है कि धीरे धीरे जो एवोल्यूशन का सिद्धांत है वो कहता है कि धीरे धीरे बंदर से इंसान की उत्पत्ति हुई। साइक्लिक चेंजेस में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिदम्स हैं, जैसे वो फूलों के खुलने और बंद होने का समय होता है, सीजन्स के चेंज होने का समय होता है। तो ये साइक्लिक चेंजेस हैं जो कि चक्र में होती हैं। कुछ चेंजेस रैंडम हो सकती हैं जो अचानक हो जाती हैं, जैसे वॉल्केनिक करप्शंस हो गए, फ्लड्स हो गए, या कोई और नेचुरल कोई ऐसी कैलेमिटी हो गई जिसके कारण बहुत बड़ा नेचर का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो चेंजेस हैं इनको हम अपने आसपास कई बार फिजिकल तौर पे होते हुए भी देखते हैं, और कई बार ये चेंजेस इतने धीरे धीरे होते हैं कि हम उनको देख नहीं पाते जब तक कि उनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं आ जाता। एक देखे जाने वाला जो चेंज है उसको हम मेटामॉर्फोसिस में देख सकते हैं, जिसमें जो इल्लियां हैं यानी जो कैटरपिलर्स हैं वो बटरफ्लाई में चेंज हो जाते हैं। और कुछ धीरे धीरे होने वाले चेंज है, जैसे क्लाइमेटिक चेंज है, जो होते हुए नजर नहीं आता, लेकिन समय के अनुसार जब वो चेंज का इफेक्ट नजर आता है तो वो उस समय तक काफी एम्पलीफाइड हो चुका होता है, चेंज काफी मात्रा में चेंज आ चुका होता है। अब ये जो चेंजेस हैं ये नेचर में देखा जाए तो ये धीरे धीरे आने वाले चेंजेस हैं। इनके कारण बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है नेचर की चेंज होती है। हमें मालूम है पहले डायनासोर थे, फिर किन्हीं कारणों से डायनासोर खत्म हो गए और नई तरह से जीवन उत्पन्न हुआ, यानी चेंज आता है। सिमिलरली सिलेक्शन ऑफ स्पीशीज, हम मानते हैं कि कुदरती तौर पे नेचर जो है कुछ चीज़ों को प्रेफर करती है, उनको ज़्यादा बढ़िया चांस मिलता है अपनी प्रोजेनी बनाने का, ताकि वो अगली जनरेशन में अपने गुणों को लेके जा सकें। उसके दौरान भी म्यूटेशंस होती हैं जिसके कारण जो नए गुण हैं वो स्पीशीज में ऐड होते हैं। लेकिन ये जो ट्रांजिशन का जो दौर है ये बहुत धीरे धीरे होने वाला चेंज है। हैबिटेट का जो चेंज है वो भी धीरे धीरे होने वाला है, लेकिन ह्यूमन इंड्यूस अल्ट्रेशन जो है, इंसान जो अल्ट्रेशन करता है, इंसान जो चेंज लाता है, वो जो चेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से होने वाली हैं, ज़्यादा कम समय में बहुत सारा चेंज इकट्ठा आ जाता है, तो जिसके कारण जो इन्वायरमेंट है दैट गेट्स डिग्रेडेड। ह्यूमन से आने वाली जो चेंज है उनको कैसे मैनेज किया जाए उसके लिए एक टूल यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको कहा जाता है EIA। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? ये एक टूल है जिसके द्वारा हम ये प्रोजेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं और उसके अनुसार प्लान करते हैं ताकि हम इन चेंजेस को मैनेज कर सकें। अब ये चेंजेस आते क्यों है? जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो गया, या ह्यूमन सेटलमेंट्स हो गई, या हैबिटेट एक्सपेंशन हो गया ह्यूमन बींग्स का। तो इन कारणों से जो चेंजेस आगे आने वाले समय में हो सकते हैं उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना, प्रॉपर मैनेजमेंट बनाना, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चेंजेस को समय रहते असेस कर सकें। तो इनको असेसमेंट के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में। अब अगला जो नियम आ जाता है प्रकृति का, दैट इज अर्थ इज ए फाइनाइट अर्थ, यानी हमारी प्रकृति जो है वो सीमित है, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो सीमित हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नेचुरल हैं और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो मैन मेड हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम आगे 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब वो जो प्रकृति में कम समय में दोबारा से बन जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल मतलब वो रिसोर्सेज जो कि बनने में बहुत सारा समय लेते हैं, जिसके कारण
उनको नॉन रिन्यूएबल की श्रेणी में रखा जाता है। और ऐसे रिसोर्सेज जो हैं इनको बहुत संभाल के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ताकि ये लंबे समय तक हमारे उपयोग में बने रहें। तो ये जो अर्थ द फाइनाइट अर्थ यानी जो हमारी पृथ्वी का जो सीमित आकार है या सीमित रिसोर्सेज है उसके साथ संबंधित है। जैसे जैसे फॉरेस्ट घट रहे हैं उसके कारण कई सारी समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो भी एक डिमिनिशिंग रिसोर्स है या एक जैसे जैसे शहर फैलते हैं तो उसके कारण जंगल कटते हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो पानी का कंजम्पशन बढ़ता है। तो ये जो सभी फैक्टर हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रकृति किसी हद तक, किसी सीमा तक ही हमारी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? रिसोर्सेज को तो कुदरती तौर पे कुछ हम नेचर से लेते ही हैं, तो जो रिसोर्सेज हमको मिलते हैं उनको हमें रिड्यूस्ड यूज़ करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़रूरतों को सीमित रखें, ओवर यूज़ नहीं करें। और अगर जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें से जो कुछ भी रीयूज़ हो सकता है यानी दोबारा से उसको यूज़फुल बनाया जा सकता है तो उनको रीयूज़ करना चाहिए। और जो बाय प्रोडक्ट हैं उनको रिसाइकल करना चाहिए ताकि वो नेचर के ऊपर बर्डन जो है वो कम डालें। तो ये 3 फंडामेंटल नियम माने जाते हैं टू सेव इन्वायरमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के। रिड्यूस यानी अपनी ज़रूरतों को कम करिए, रीयूज़ जितना हो सके दोबारा उपयोग लाने लायक है तो दोबारा उपयोग लाइए, और जो चीज़ें रिसाइकल की जा सकती हैं यानी उनके मटेरियल को इस्तेमाल करके दोबारा से कोई यूज़फुल मटेरियल बनाया जा सकता है, दैट शुड बी यूटिलाइज्ड। अब ये जो चीज़ें हैं ये भी कंजर्वेशन एथिक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी हमने जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं उनको ऐसे कंजर्व करना है कि जो कंजर्वेशन एथिक्स हैं वो बने रहें। तो इसमें एक सजेशन है कि कंज्यूम उतना ही करिए, उतना ही इस्तेमाल करिए जितनी आपकी ज़रूरत है, कुछ दूसरों के लिए भी छोड़िए, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा समर्थ नहीं है, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और कुछ आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखिए। एंड फॉलो द कंजर्वेशन एथिक्स, और इसके लिए नई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को ढूंढने की ज़रूरत है ताकि हम अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा समय तक बनाए रखें। प्रकृति का 7वां नियम है नेचर इज ब्यूटीफुल एंड वी आर स्टीवर्ड्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन, यानी प्रकृति सुंदर है और हम इस सुंदर रचना के संरक्षक हैं। इसमें एक फिलोसफिकल थॉट आता है दैट इफ देयर इज क्रिएशन देयर मस्ट बी ए क्रिएटर। अगर हम अपने आसपास इतनी सारी नेचुरल चीज़ों को हम देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसको बनाने वाला भी कोई है, जिसको अलग अलग थियोलॉजिस्ट यानी धर्मशास्त्री अलग अलग तरह की फिलॉसफी से एक्सप्लेन करते हैं। तो देयर आर 5 मेन फिलॉसफीज विच आर कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद नेचर। वन ऑफ द फिलॉसफी इज डोमिनियन, यानी इंसान जो है वो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे बढ़िया है, बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है। अब क्योंकि वो बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है इसलिए इंसान को सभी नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर सबसे ज़्यादा अधिकार है। ये फिलॉसफी ये कहती है कि क्योंकि गॉड ने इंसान को सबसे बढ़िया बनाया है इसलिए इंसान को सबसे ज़्यादा अधिकार है। सेकेंड फिलॉसफी इज ऑफ स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप मतलब कि इंसान जो है वो ओनर नहीं है, वो प्रकृति का मालिक नहीं है। इंसान जो है ये गार्डियन है, इंसान प्रकृति की सुरक्षा के लिए है, और ये जो रिलेशनशिप है ये इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां डालता है कि वो प्रकृति को सुरक्षित करे। थर्ड फिलॉसफी इज किनशिप, यानी सभी जीव जंतुओं को अपने बंधु भाव समझना, भाई बहन समझना। तो ये जो रिलेशनशिप है इसमें सभी ऑर्गेनिज्म इक्वल है, इंसान सबके बराबर है, उतना ही है जितना कि कोई और जीव जंतु है। और ये फिलॉसफी इस चीज़ को डिफाइन करती है कि देयर इज़ वन अर्थ फॉर ऑल, तो सभी को उसी अर्थ के रिसोर्सेज को मिल बांट के इस्तेमाल करना चाहिए।
Another philosophy is testimony of God's love, यानी अगर आप ये गवाही देना चाहें कि हाँ भगवान को प्यार करते हैं और भगवान आपसे प्यार करता है, तो आपको गॉड की बनाई हुई क्रिएशन यानी रचना के साथ भी प्यार करना चाहिए। Another philosophy is कोवेनेंट रिलेशनशिप का मतलब कि हम एक पार्टनरशिप पे है विद नेचर। जो रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड नेचर है दैट इज ए काइंड ऑफ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो जैसे हम कुदरत से बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं उसको लेते हैं, तो हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है टू प्रोटेक्ट द नेचर, ताकि ये रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे समय तक बना रहे, इंसान भी बने रहे, मनुष्य भी बना रहे और उसके साथ साथ प्रकृति भी बनी रहे। तो आपकी फिलॉसफी ये जो भी हो इसमें से, लेकिन जो कुदरत है उसके हिसाब से सबसे द बेस्ट फिलॉसफी इज स्टीवर्शिप, जिसके बारे में ये जो प्रकृति का नियम है ये बताता है कि नेचर ब्यूटीफुल है, सुंदर है, और हमें इस नेचर की क्रिएशन को, गॉड की क्रिएशन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। So we have studied about 7 different principles of nature, including 4 laws of ecology. ये जो 7 नियम हैं ये हमें बताते हैं दैट नेचर नोज द बेस्ट, कुदरत सबसे बेहतर जानती है कि कौन सी जलवायु, कौन सा नेचुरल इन्वायरमेंट किस जानवर के लिए, किस पौधे के लिए बेहतर है, और उसने सभी चीज़ों को सही स्थान पे रखा है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर इम्पॉर्टेंट, यानी सभी जीव जंतु, सभी तरह के सोर्सेज, वो चाहे आपको पसंद हैं चाहे आपको नहीं पसंद है। आपके लिए सांप डर का कारण हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी जो हार्मफुल, आपके लिए हार्मफुल जानवर हैं आप उनको डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि सभी जीव जंतु प्रकृति के एक लार्जर टेपेस्ट्री का एक हिस्सा है, एक जो बड़ी पिक्चर बनती है उसका एक हिस्सा है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें से या कोई भी स्पीशीज उसमें से नष्ट हो जाएगी तो उससे पूरी प्रकृति के ऊपर असर आएगा, क्योंकि सभी जो चीज़ें हैं दे आर कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स, चाहे वो रिसोर्सेज के रूप में है और चाहे वो फिजिकल फैक्टर्स के रूप में है, चाहे वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स के रूप में है, दे आर कनेक्टेड। प्रकृति परिवर्तनशील है, चेंज आता है, लेकिन जो चेंजेस हैं बहुत स्लो आते हैं, लेकिन मनुष्य के इंटरवेंशन के कारण ये चेंजेस बहुत फास्ट हो जाते हैं, जिसके कारण प्रकृति जो कि रिजिलियंट है वो इस रिजिलियंस को बनाए नहीं रख पाती, जिसके कारण कई बार बहुत एम्पलीफाइड चेंजेस हमें नेचर में देखने को मिलते हैं। एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर, ये पोल्यूशन को डिफाइन करने वाला प्रिंसिपल है कि आप जो भी कुछ फेंकते हैं, जो भी कुछ आप बाय प्रोडक्ट की तरह रिमूव करते हैं, वो भी कुदरत में ज़्यादा समय तक बना रहेगा, चाहे वो आपकी आंखों से ओझल हो गया है। तो इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, पोल्यूशन को कम करना चाहिए, जितना हो सके रिड्यूस करिए, रीयूज करिए और रिसाइकल करिए। अनदर प्रिंसिपल से दैट अर्थ इज ए फाइनाइट अर्थ, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित हैं, इसलिए इन रिसोर्सेज को उतना ही इस्तेमाल में लाइए जितने की ज़रूरत है, ताकि ये जो रिसोर्सेज हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए बने रहें, और ऐसे लोग जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उपभोग नहीं कर पाते हैं, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, उनका भी प्रकृति के ऊपर अधिकार होने के नाते उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेचर इज ब्यूटीफुल एंड वी आर स्टीवर्ड्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन। हमारा जो प्रकृति के ऊपर अधिकार नहीं है, हम प्रकृति की सुरक्षा के लिए हैं, हमें प्रकृति को बचा के रखना चाहिए। तो ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं आप अलग अलग जगह पे देखेंगे, ये कोई प्रिंसिपल आगे कोई पीछे दिया गया है, लेकिन बेसिकली दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स। इसी के बारे में रेचल कार्सन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, मैन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर इज टुडे critically important simply because we have not acquired a fateful power to alter and destroy the nature। यानी इंसान का जो एटीट्यूड है, जो हमारा जो प्रकृति के प्रति जो नज़रिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास ऐसी पावर नहीं है कि हम नेचर को चेंज करें या डिस्ट्रॉय कर दें, ख़त्म कर दें। बट मैन इज ए पार्ट ऑफ नेचर, इंसान प्रकृति का एक हिस्सा है, एंड हिज वार अगेंस्ट नेचर इज इनएविटेबली ए वार अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो जब हम प्रकृति के विरुद्ध अगर हम कुछ करते हैं तो असल में हम अपने ही विरुद्ध कुछ कर रहे हैं,
चैलेंज्ड एज मैनकाइंड हैज़ नेवर बीन चैलेंज्ड। अब हमारे पास जो है ज़्यादा चैलेंजेस हैं, हमारे पास ज़्यादा कारण है जिसके कारण हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। चुनौतियां जो हैं बढ़ गई हैं। बिफोर टू प्रूव आर मेच्योरिटी एंड आर मास्टरी नॉट टू नेचर बट टू आर सेल्फ। तो हमें, हमारी चुनौती क्या है कि हमें अपने आप के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार होने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत है, ज़्यादा परिपक्व होने की ज़रूरत है, ताकि हम कुदरत को ज़्यादा बेहतर और लंबे समय के लिए बनाए रख सकें। सो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थॉट विच आई हैव गॉट to share with you, that nature is important, human beings are important, and relationship between nature and human beings is very important so that life may sustain on this earth। तो जीवन चलता रहे उसके लिए प्रकृति और मानव के बीच में सही तालमेल होना ज़रूरी है। और क्योंकि इंसान जो है ये बहुत इंटेलिजेंट है और ये रीज़न कर सकता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान सकता है, तो इसको चाहिए कि ये इस चीज़ का एडवांटेज नहीं ले कि वो इंटेलिजेंट है तो उसकी वजह से वो नेचर को चेंज करने की कोशिश ना करे, नेचर के साथ तालमेल मिला के चले।